आपने बाहर थंबनेल में पढ़ लिया होगा कि ये पॉलिटेक्निक डिप्लोमा मैथ्स का एक बहुत इम्पोर्टेंट मॉडल क्वेश्चन पेपर हमने तैयार किया है, और वो भी न्यू पैटर्न के आधार पे। न्यू पैटर्न क्या है कि जो आपका जस्ट आने वाला एग्जाम है उसमें इस बार न्यू पैटर्न आएगा। पहले 10 क्वेश्चन 2 मार्क्स के आते थे, इस बार 25 क्वेश्चन 2 मार्क्स के आएंगे, उसमें से आपको 20 करने हैं। तो बहुत इजी पैटर्न इस बार है। अगर आपने ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छे से देख लिए तो आपकी मैथ्स 100% क्लियर हो जाएगी। हमने बहुत सोच समझ के एक एक क्वेश्चन को तैयार किया है जो जिसके आने की संभावना आपके एग्जाम में बहुत अधिक है। इसमें हम पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 17 तक। अब आज हम क्वेश्चन नंबर 18 से क्वेश्चन नंबर 25 तक इस लेक्चर में आपको हम बताने जा रहे हैं। अगर इन 25 क्वेश्चन को आपने अच्छे से कर लिया तो 100% बैक क्लियर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए स्टूडेंट, राइट डाउन फॉर्मूला ऑफ स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट। मतलब स्पेयरमैन एक गणितज्ञ हुए हैं, उन्होंने एक फॉर्मूला दिया है, तो स्पेयरमैन का सहसंबंध गुणांक का सूत्र लिखिए। ओके, तो कैसे लिखेंगे भैया, याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार लगभग एग्जाम में पूछा जाता है। और ये फॉर्मूला है 2 मार्क्स का है, याद रखना है। स्मॉल r इज इक्वल टू 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर अपॉन n इंटू ब्रैकेट में n स्क्वायर माइनस 1। बस ये फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन कई स्टूडेंट क्या करते हैं कि 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर अपॉन होल अपॉन n इंटू n स्क्वायर माइनस 1 कर देते हैं। ये गलत है स्टूडेंट, ठीक है। 1 सेपरेट है, उसके बाद माइनस है, तब इसको चाहो तो आप एक ब्रैकेट के अंदर भी बंद कर सकते हैं, ऐसा भी याद रख सकते हैं, ठीक है। r इक्वल टू 1 माइनस ब्रैकेट के अंदर 6 समेशन डी स्क्वायर अपॉन n इंटू n स्क्वायर माइनस 1, 6 है, फिर इंटू में समेशन डी स्क्वायर, जो डी आपके निकलते हैं उसका स्क्वायर करके उनका सम किया जाता है, और अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितने भी नंबर ऑफ रैंक्स जितनी भी हैं n उसकी जगह पे आएगा, यहाँ पे भी वही आएगा, अंदर n स्क्वायर आता है माइनस 1। याद रखेंगे इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब n क्या है, d क्या है, r क्या है, ये जब हम इसका डिटेल लेक्चर हमने आपको बता रखा है, ऑलरेडी अपलोड है। डिस्क्रिप्शन में अगर आप जाएंगे तो इसमें क्वेश्चन नंबर 18 के आगे स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन का डिटेल लेक्चर अपलोड करा हुआ है, इसका लिंक दे रखा है मैंने क्वेश्चन नंबर 18 के आगे। उस पे अगर आप जाएंगे तो स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन से कोरिलेशन कोफिशिएंट या सहसंबंध गुणांक कैसे निकाला जाता है उसमें बहुत बढ़िया ढंग से हमने बता रखा है, उसको जरूर देख लीजिए। क्योंकि 10 मार्क्स 2 मार्क्स का तो केवल फॉर्मूला पूछा जाता है, 10 मार्क्स का आपको इसका रैंक कोरिलेशन निकालने के लिए आता है, बहुत ज्यादा चांस है आने के, तो उसको भी बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। तो आपके 10 + 2 12 क्वेश्चन केवल एक ही क्वेश्चन से क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो इस प्रकार से इसको याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, फाइंड आउट द मॉड ऑफ द फॉलोइंग टेबल। निम्नलिखित तालिका का बहुलक ज्ञात करना है, ठीक है। बहुलक, मॉड मतलब बहुलक। मार्क्स ऑब्टेन, जो मार्क्स प्राप्त हुए स्टूडेंट के वो हैं 20, 21, 22, 23, 24, 25, और नंबर ऑफ स्टूडेंट ये है, मतलब 20 मार्क्स प्राप्त करने वाले एक स्टूडेंट है, 21 मार्क्स प्राप्त करने 3 स्टूडेंट, 22 मार्क्स प्राप्त करने वाले 5 स्टूडेंट है, 23 मार्क्स प्राप्त करने वाले 7 स्टूडेंट है। तो इनका इस टेबल का आपको मॉड निकालना है। तो बताइए भैया कैसे निकालेंगे। देखिए भैया, ऐसा है कि मॉड निकालने के जो आपके पास डाटा दे रखा होता है 3 टाइप का होता है। एक होता है केवल x की वैल्यूज दे रखी होती है, x की वैल्यू, जैसे जैसे देखो ये x होता है, ये x होता है, और ये f होता है, राइट, नंबर ऑफ स्टूडेंट, हाँ, संख्या f होता है। अगर केवल x की वैल्यूज दे रखी है तो फॉर्मूला ये है कि केवल x की वैल्यू, जो आंकड़ा सबसे अधिक बार रिपीट हो रहा है वही मॉड होता है, ध्यान दीजिए। और अगर x और f की वैल्यूज दे रखी होती है तो जो सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी वाला नंबर है उसके सामने वाला आंकड़ा बहुलक होता है। सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी कौन सी है नंबर स्टूडेंट, f, ये 7 है, हाँ? इसके सामने वाला आंकड़ा क्या है, 23 है, तो इसलिए जो है इसका मॉड क्या हो गया, 23 हो गया, आपका आंसर हो गया। तीसरा यह है कि अगर
क्लास इंटरवल दे रखा है, जैसे कि 10 से 20, 20 से 30, ये क्लास इंटरवल होता है, ठीक है। इसको वर्गीकृत आंकड़े कहते हैं। अगर क्लास इंटरवल दे रखा है तो इसके लिए थोड़ा सा लंबा फॉर्मूला है और वो 10 मार्क्स का आपका पूछा जाता है। उसका डिटेल लेक्चर हम क्वेश्चन नंबर 19 के डिस्क्रिप्शन में जाइए, आप क्वेश्चन नंबर 19 के आगे लिंक दे देंगे। मॉड को क्लास इंटरवल से कैसे निकाला जाता है उसको देख लीजिएगा, 10 मार्क्स साथ साथ आपका कंफर्म हो जाएगा इसके साथ। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20, स्लोप ऑफ द लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज। एक्स एक्सिस के समांतर रेखा का ढाल बताइए। डैश 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 की जगह भरना है, ढाल मतलब स्लोप मतलब एम। ओके, देखिएगा ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। एक्स एक्सिस के पैरेलल समांतर कोई लाइन है, एल लाइन, तो ये एक्स एक्सिस के साथ कितने डिग्री का कोण बनाती है। जो एक्स एक्स के पैरेलल लाइन होगी वो एक्स एक्स के साथ कितने डिग्री के कोण बना रही है, उसका थीटा होता है स्टूडेंट 0 डिग्री का। जो एक्स एक्स के पैरेलल लाइन होगी वो एक्स एक्सिस के साथ 0 डिग्री का कोण बनाती है, और वाई एक्स के साथ ये जो है 90 डिग्री का कोण बनाती है, क्योंकि ये इसके परपेंडिकुलर, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये एक्स के साथ 0 तो वाई के साथ ये 90 डिग्री का बनाएगी। वाई एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन है तो वाई एक्सिस के साथ 0 डिग्री का बनाएगी और एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री का बनाएगी। तो आप केवल अभी यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन होती है वो एक्स एक्सिस के साथ 0 डिग्री का कोण बनाती है, और जब एक्स एक्सिस के साथ 0 डिग्री का कोण बनाती है तो जो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन है तो उसका ढाल क्या होगा, एम क्या होगा। एम होता है टेन थीटा, और टेन थीटा की जगह आप 0 डिग्री रखेंगे। थीटा क्या होता है, लाइन द्वारा एक्स अक्ष के साथ बनाया गया कोण थीटा होता है, ठीक है। मेरे एक एक शब्द को सुनने का प्रयास कीजिए, आंखें वीडियो लेक्चर पे रखिए, कान मेरे जो मैं बोल रहा हूं उस पर ध्यान दीजिए, पूरा कंसंट्रेशन बना के रखिए और कॉपी पेन साथ में रखिए, नोट्स भी बनाते जाइए, तब आपको बहुत अच्छा फायदा होगा। नहीं तो अगर आप कॉमेडी वीडियो जैसे देखेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। ओके, तो इस प्रकार से, और tan 0 की वैल्यू 0 होती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि स्लोप ऑफ द लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज 0। बस आंसर आपका 0 है, तो ढाल 0 होगी, ठीक है जी। और अगर ये यहाँ पे ऐसा आ जाता है स्लोप ऑफ द लाइन विच इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के पैरेलल अगर कोई लाइन है तो स्लोप क्या होगा, m बराबर tan थीटा। ये तो x के लिए, हाँ, y के लिए मैं बता दे रहा हूँ थोड़ा सा, tan थीटा। और tan थीटा की जगह क्या आएगा बताइए, थीटा क्या होता है, एक्स अक्ष के साथ बनाया गया कोण, तो जो वाई एक्स के पैरेलल लाइन होगी वो एक्स अक्ष के साथ 90 डिग्री का बनाएगी, और तब यहाँ पे 90 डिग्री आएगा। और tan 90 डिग्री इनफाइनाइट होता है या अनडिफाइंड होता है, तो आप कहेंगे कि ये परिभाषित नहीं है, ये परिभाषित नहीं है, वाई एक्स के साथ परिभाषित नहीं है, या इनफाइनाइट लिख सकते हैं इसकी जगह पे, ठीक है। इस प्रकार से कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 20, फाइंड आउट एसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स x² + 16 + y² 12 = 1। मतलब कि दीर्घवृत्त की समीकरण दे रखी है और उसकी उत्केंद्रता निकालें। एसेंट्रिसिटी मतलब उत्केंद्रता, इलिप्स मतलब दीर्घ। ओके, सॉरी दीर्घवृत्त, दीर्घवृत्त का चित्र ऐसे बनता है, ये आपको पता होना चाहिए। डिटेल लेक्चर हम इस क्वेश्चन के आगे दे देंगे, अगर आपने वो पढ़ा नहीं तो उसको जरूर पढ़ लीजिएगा। तो इस प्रकार से इलिप्स होता है, लेकिन अब देखिएगा हमें केवल एसेंट्रिसिटी निकालनी है, ए से डिनोट करते हैं उसको, राइट। तो सबसे पहले जो गिवन इक्वेशन है उसकी तुलना करते हैं हम x² / a² + y² / b² = 1 से इसकी कंपेयर करेंगे तो a² की जगह क्या है, 16 है, तो a² क्या है, 16 है, तो a = क्या हो जाएगा, √16 हो जाएगा, राइट। तो स्क्वायर यहाँ से आता है, यहाँ रूट लग जाएगा, और a = आपका 4 आ जाएगा, ठीक है। वैसे तो प्लस माइनस आता है, लेकिन माइनस से हो नहीं सकता क्योंकि a जो है एक डिस्टेंस है, तो उससे आधार पे ये पॉजिटिव रहेगा, राइट। तो a = 4 आ गया, एंड b² क्या है, b² की y² की जगह 12 है ना नीचे, तो 12 है, तो यहाँ से आप b निकाल सकते हैं √12। हाँ, 12 का कोई 2 दूना 4, 3 12, 2√3 कर सकते हैं। और चाहो तो आप a b निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अभी यहाँ आप आगे देखेंगे। देयरफॉर एसेंट्रिसिटी, ई से डिनोट करते हैं एसेंट्रिसिटी, ध्यान देना ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हाँ, एसेंट्रिसिटी जब भी निकालते हैं इलिप्स की तो √1 -
बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर होता है। सबसे सरल फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ए इज इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, बस ये याद रखना है, कुछ नहीं याद रखना। और हाँ, एक दूसरा फॉर्मूला भी है, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस 1, उससे आप कंफ्यूज हो सकते हैं। ये सबसे इजी फॉर्मूला है, ए इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ऊपर बी स्क्वायर मतलब छोटा, ऊपर छोटा और नीचे बड़ा। जो नंबर छोटा होगा वो ऊपर आएगा, जैसे 16 और 12 है ना, तो 12 छोटा है ना, तो ऊपर छोटा आएगा नीचे बड़ा आएगा। ध्यान रखना इसका, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ऊपर छोटा आएगा नीचे बड़ा आएगा। ओके, बस 1 माइनस सेम है, ऊपर बी स्क्वायर मतलब छोटा, ए स्क्वायर मतलब बड़ा। ई इज इक्वल टू दिस रख लीजिए भैया, तो आंसर आ जाएगा 1 माइनस बी स्क्वायर की जगह पे क्या है भैया, बी स्क्वायर की जगह 12 है, तो 12 बटे ए स्क्वायर की जगह 16 है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप, तो 4 3 12 और 4 4 16, तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 1 माइनस 3 अपॉन 4 इज इक्वल टू अंडर रूट 4 एकम 4 में से 3 गए, कितना बचता है 1/4, और 1 का वर्गमूल 1 होता है और 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो 1/2 आपका एसेंट्रिसिटी आ गया, आंसर 1/2 आ गया। ओके, इस प्रकार से इसको समझने की कोशिश करेंगे और डिटेल लेक्चर्स के सामने। तो देखिए स्टूडेंट, हम बहुत अच्छे से आपको एक एक टॉपिक भी क्लियर कर रहे हैं और एक एक क्वेश्चन भी क्लियर कर रहे हैं। आप इसका इंपॉर्टेंस समझिए। आप अगर आपको ये लग रहा है कि फ्री में मिल रहा है, कहीं इंडियन मेंटेलिटी क्या है कि जो चीज़ फ्री में मिल रही है उसका इंपॉर्टेंस नहीं समझते। जब वो पैसा लगाते हैं, पेमेंट लेते हैं, तब उसका इंपॉर्टेंस, अच्छा अरे यार ये तो, और मैं तो नहीं खरीद सकता इसको, इसका सब्सक्रिप्शन नहीं खरीद सकता हूँ, ये तो बहुत अच्छा होगा है, जब पैसे लगा रहा तो इसका मतलब बहुत अच्छा होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। आप आप थोड़ा सा अपना दिमाग खोल के रखिए, थोड़ा सा अपना जागरूकता का लेवल ऊंचा रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा मैटर मेरे काम का है, कौन सा मैटर मेरे काम का नहीं है। कभी कभी ये हो सकता है कि आपको बहुत अच्छे पैसे वाला मैटर भी काम ना करे, कभी कभी आपको फ्री का मैटर भी काम कर जाए, तो ये थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। उच्चतम जागरूकता जिसको कहते हैं, उस प्रकार से आपको रहना पड़ेगा। तो हम बहुत अच्छे से, जो आपको बहुत ज़्यादा पेमेंट करने की जरूरत नहीं, इस प्रकार से हम इस बहुत अच्छे से आपको तैयार कर रहे हैं, एक एक क्वेश्चन भी तैयार कर रहे हैं और साथ में डिटेल लेक्चर का लिंक भी उसके साथ दे रहे हो, जो कि बहुत बड़े तरीके से हमने तैयार करे हैं, बहुत मेहनत से तैयार करें। तो उसका फ़ायदा उठाइए, फ़ायदा उठाइए। ओके, क्वेश्चन नंबर 22, इंटीग्रेशन x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3 अपॉन एक्स क्यूब dx इज इक्वल टू डैश डैश डैश। इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है और यहाँ पे लिख देना है आंसर आपको, ठीक है। अब देखिएगा कैसे करेंगे स्टूडेंट। अगर ये अपॉन में नहीं होता तो x की पावर 4 का आप इंटीग्रेशन अलग से करते, 2 कांस्टेंट बाहर रखते, x की स्क्वायर का करते, फिर 3 का करते, राइट। लेकिन अपॉन में है तो इसको पहले दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस करके देखिए, तो उसके बाद आगे आप इसको सॉल्व फिर आसानी से कर सकते हैं। ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, इंटीग्रेशन दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस अपॉन अलग अलग कर दीजिए, राइट। x की पावर 4 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब अलग अलग आप डिवाइड में कर सकते हैं, राइट। 3 अपॉन एक्स क्यूब, ठीक है, और ये dx लगा दिया, इज इक्वल टू, आगे देखिए दिस अपॉन दिस। देखो x क्यूब को ऊपर ले जाएंगे तो घात माइनस हो जाती है, x की पावर -3 हो जाती है, और गुणा में घाते जुड़ जाते तो 4 - 3 हो जाएगा, तो x बचेगा केवल, क्या बचेगा, x बचेगा केवल, दिस अपॉन दिस x बचेगा, राइट। प्लस 2, इसको ऊपर ले जाएंगे तो x की पावर -3 हो जाएगा, तो गुणा में घाते जुड़ जाते हैं तो 2 - 3 हो जाएगा, तो x की पावर जो है वो हो जाएगी -1। ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस 3 है, x की पावर 3 को ऊपर ले जाएंगे तो x की पावर -3 हो जाएगा dx, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ा सा और ज्यादा इंपॉर्टेंट आगे देखिए, इंटीग्रेशन। अब चाहो तो आप इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग इंटीग्रेशन अलग अलग लगा सकते हैं, ठीक है जी। तो x का इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन x और dx लगा दिया, फिर बीच में प्लस है 2 इंटू दिस का इंटीग्रेशन, इस पूरे का इंटीग्रेशन। तो 2 जो होता है ना वो कांस्टेंट होता है, इंटीग्रेशन से बाहर आ सकता है, तो 2 को बाहर ले लो। इंटीग्रेशन x की पावर -1
का डायरेक्ट इंटीग्रेशन कुछ नहीं होता, इसको नीचे लेके आओ 1/x और dx। x की पावर -1 को नीचे लेके आएंगे तो 1/x हो जाएगा, राइट। ऊपर ले जाएंगे तो x की पावर -1 हो जाएगा। तो x की पावर -1 का इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं होता है, 1/x का इंटीग्रेशन होता है। ध्यान देंगे, जब x की पावर -1 होगा तो नीचे लेके आएंगे, लेकिन अगर x की पावर -2 है, -3 है, -4 है, तब नीचे नहीं लाएंगे। इसका ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हमने इसको 1/x को नीचे लेके आए, प्लस फिर 3 इसका इंटीग्रेशन होगा तो 3 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन x की पावर -3, इसको नीचे नहीं लाएंगे, तब नहीं हो पाएगा, इसको ऐसे ही रहने देंगे। केवल x की पावर -1 को ही नीचे लाएंगे, 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है ना, इसलिए आपको ये नीचे लाना है। ओके, अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट है। x का इंटीग्रेशन, x की पावर क्या है 1 है ना, तो जब अलजेब्रिक फंक्शन x की पावर 1 एक पावर बढ़ जाती है तो x की पावर क्या हो जाएगा 2, और अपॉन में भी वही आता है 2, प्लस अब 2 है इंटू 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, ये आपको पता होना चाहिए। डिटेल लेक्चर में इसके सामने दे दूंगा, ओके, डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। प्लस 3 x की पावर -3 का इंटीग्रेशन, तो इसमें भी एक और जुड़ जाते हैं तो x की पावर क्या हो जाएगा, अगर एक +1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, -3 और +1 कितना होता है, -2 होता है, तो -2 और अपॉन में भी -2 और प्लस c लग जाता है। बस थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना है तो कर लीजिए, x² प्लस 2 log x, ये प्लस माइनस हो जाएगा, और 3/2 इंटू 1/x², x की पावर -2 को नीचे लेंगे, 1/x² प्लस c, आंसर। तो इस प्रकार से इसको कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को करके आपके बहुत सारे 3 क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं। इसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, इसका कैसे करते हैं, इसका कैसे, अलग अलग भी आ सकता है, राइट। तो इसको समझने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन नंबर 23, कोरिलेशन लाइज बिटवीन डैश डैश डैश, सहसंबंध डैश 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 के बीच पड़ता है। तो किस किस के बीच सहसंबंध, किस किस के बीच, सहसंबंध की जो वैल्यू होती है वो मैक्सिमम और मिनिमम कितनी होती है, किस किस के बीच होती है। तो सिंपल सा इसका आंसर है स्टूडेंट -1 to 1, -1 to 1। ओके, जैसे कि यहाँ पे 0 होता है, एक संख्या रेखा ना, तो 0 फिर 1 होता है, फिर 2 होता है, फिर 3 होता है, इधर आते हैं तो -1 होता है, -2 होता है, -3 होता है, ठीक है जी। तो जो कोरिलेशन होता है वो हमेशा -1 से लेकर के 1 के बीच लाइज करता है, 1 से बड़ा भी नहीं होता है कोरिलेशन। जो अभी हमने एक फॉर्मूला बताया था, R = सिम्पसन वाला 1 - 6 समेशन d² / n/n² - 1, राइट। तो जो R की, इसमें D और N की वैल्यू रख करके जो R की वैल्यू आएगी वो -1 और 1 के बीच आएगी, ना -1 से छोटी होगी ना 1 से बड़ी होगी, इसी के बीच आनी चाहिए, या -1 और 1 भी हो सकता है, राइट। -1 से छोटी भी नहीं होगी और 1 से बड़ी भी नहीं होगी। अगर आपके पास 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया है सॉल्व करने के लिए, R निकालने के लिए, तो अगर उसकी वैल्यू -1 से छोटी या 1 से बड़ी आ गई तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन गलत हो गया, राइट। तो इसका ध्यान रखेंगे। आंसर आपका सिंपल ये है कि कोरिलेशन जो होता है या सहसंबंध जो होता है वो उसकी वैल्यू हमेशा -1 और 1 के बीच होती है, -1 और 1 भी शामिल होता है, ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 24, इंटीग्रेशन 0 से π/2 sin की पावर 6x dx = डैश डैश डैश, क्या होता है, इसको यहाँ पे भरना है, क्या होता है, राइट। तो देखिए स्टूडेंट, अगर आपके पास सिंपल sin x आता, इंटीग्रेशन 0 से π/2, तो sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x का इंटीग्रेशन होता है -cos x, और लिमिट लगा देते 0 से π/2, ठीक है। लेकिन साइन की पावर 6, अगर पावर में कोई बड़ी है, बड़ा पावर है, यहाँ पे तो पावर में 1 है केवल, तो सिंपल उसका आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद है, लेकिन साइन की पावर 6 का डायरेक्ट नहीं याद है। 6 की जगह 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है। तो इसको कैसे करेंगे, तो देखिए स्टूडेंट, इसमें क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। इसमें एक तो गामा फंक्शन क्या होता है, इसका डिटेल लेक्चर हम क्वेश्चन नंबर 24 के सामने दे देंगे, ठीक है। गामा फंक्शन से आप इसको बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, और उससे भी आसानी से एक और मेथड, गामा फंक्शन से कैसे निकालते हैं उसको आप गामा फंक्शन का लेक्चर में यहाँ पे दे दूंगा, उससे आप देख लीजिएगा, सारा क्लियर हो जाएगा, उससे आपका 10 मार्क्स का भी क्लियर हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तीसरा मेथड ये है कि
एक वेलीज फॉर्मूला होता है। क्या होता है? वेलीज फॉर्मूला। वेलीज फॉर्मूला। अब ये वेलीज फॉर्मूला क्या होता है? हम जनरल फॉर्म n इंटू एन स्क्वायर माइनस वगैरह n इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू में नहीं जाएंगे। हम डायरेक्ट आपको बताने की कोशिश करेंगे वेलीज फॉर्मूला से इसको कैसे निकालते हैं। सबसे इजी मेथड वो है, राइट। तो इससे कैसे निकालते हैं दिखेगा, इसी के सामने दिखेगा वेलीज फॉर्मूला। क्या करते हैं, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो साइन की पावर होती है ना, एक लाइन खींच देते हैं ऐसा, जो साइन की पावर होती है उसको एक कम करके यहां पे लिखते हैं। 6 है, एक कम करके क्या लिखो, 5 लिखो, और फिर दो दो कम करते जाओ और मल्टीप्लाई करते जाओ। क्या करो, दो दो कम करते जाओ। 5 लिख दिया, 6 जो पावर यहां पे है उससे एक कम करके यहां पे लिख देते हैं, ठीक है। 5 लिख दिया, फिर इंटू 2 कम करो, 3 लिख दिया, फिर 2 कम करो, 1 लिख दिया। 3 में से 2 और कम करेंगे, 1 आएगा ना। जैसे ही 1 पे आ जाएगा वैसे रुक जाएंगे, ठीक है। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो पावर यहां पे, वहां ये नीचे पूरी पावर लिखो। ऊपर तो 1 कम करके शुरू करते हैं, नीचे वही पावर रखते हैं जो ऊपर है, राइट। इसका ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर 2 कम करके मल्टीप्लाई में लिखो। 6 में से 2 गए 4, फिर और 4 में से 2 गए 2, ठीक है। फिर 2 में से 2 गए 0, तो 0 नहीं लिखेंगे, 2 पे खत्म कर देंगे। क्या करेंगे, 2 पे खत्म कर देंगे। अब इंटू सबसे इंपॉर्टेंट है, इंटू π/2 आता है। लेकिन कब, जब मैं लिख नहीं रहा हूं, मेरे शब्दों को, एक एक शब्द को पकड़ने की कोशिश करो और नोट्स बनाओ। जो मैं बोल रहा हूं उसका नोट्स बनाओ। अगर पावर इवन है तो π/2 का मल्टीप्लाई होगा, और अगर पावर ऑड है तो π/2 का मल्टीप्लाई नहीं होगा। विषम और सम, ओके। तो यहां पे इवन है तो इसलिए π/2 का मल्टीप्लाई हुआ, और इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, बस बात खत्म हो गया, ठीक है ना। 5 × 15 बटे 6 × 24 दूना 48। ओ एक मिनट जरा, यहां पे इसी में 3 से 6 कटा, 3 दूना 6, ओके। तो ये हो गया आपका 5 ऊपर आया, 5 पाई भी इसमें आ गया, 5 पाई। हाँ, नीचे क्या आया, 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, 5 पाई अपॉन 32 आंसर आ गया। आप गामा फंक्शन से इसको निकालेंगे, यही आंसर आएगा, ठीक है। थोड़ा सा और हिंट मैं आपको दे दूं स्टूडेंट, कि 0 से π/2 अगर यहाँ पे साइन की पावर 5x dx है तो इसको कैसे करेंगे। तो मैंने अभी कहा आपको कि ऊपर 1 कम करके, तो 4, 5 में से 1 कम करेंगे 4 आएगा ना। तो फिर 4 से शुरू करेंगे, 2 कम करते जाओ। 4 में से 2 गए 2, फिर 2 करेंगे तो 0, तो 2 पे ही रोक देंगे इसको, राइट। नीचे क्या करेंगे, नीचे उसी नंबर से शुरू करेंगे, 5 गुणा 3 गुणा 1, ठीक है। और यहां पे इंटू π/2 नहीं आएगा क्योंकि ऑड नंबर है, बस सिंपल सी बात है भैया। 4 दूना 8 बटे 5 × 15, 8 बटे 15 आंसर आ गया, ठीक है। इसी प्रकार से मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं कि cos की पावर 7x dx। दूसरा एक और क्वेश्चन, 0 से π/2, 0 से π/2 ही लिमिट, 0 से π/2 ही होनी चाहिए, और यहाँ पे साइन की पावर और कॉस की पावर ही होनी चाहिए, तभी ये वेलीज फॉर्मूला लगता है। गामा फंक्शन भी तभी लगता है। गामा फंक्शन का डिटेल लेक्चर जरूर देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 के सामने दे रखा है डिस्क्रिप्शन में लिंक, जरूर देखिए। बहुत अच्छा लेक्चर हमने तैयार किया है, उससे आपके 10 मार्क्स से 15 मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे। कॉस की पावर 10x dx, इसको भी निकालो और इसको भी निकालो, राइट। और हमें कमेंट में बताइए। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 25, लास्ट क्वेश्चन। फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सेट ऑफ द वैल्यूज। आपके पास x की 5 वैल्यूज दे रखी है, 10, 11, 17, 25, 7। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, मानक विचलन हिंदी में इसको कहते हैं, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, जब केवल x की वैल्यूज दे रखी होती है तो मानक विचलन का फॉर्मूला कुछ और होता है। जब x और f की वैल्यूज या फिर वर्ग अंतराल और f की वैल्यूज दे रखी होती है तो फिर मानक विचलन का फॉर्मूला कुछ और होता है। हम केवल जब x की वैल्यूज दे रखी होती है अवर्गीकृत आंकड़े, उसके लिए मानक विचलन कैसे निकालते हैं ये बताएंगे। और अगर आपको 10 मार्क्स का क्वेश्चन भी कंफर्म करना है तो क्वेश्चन नंबर 25 के आगे स्टैंडर्ड डेविएशन का लेक्चर मैं दे रहा हूं लिंक उसका, वहां पे जाके आप उसको अच्छे से देख सकते हैं। तो देखिएगा इसको कैसे करना है। तो जब केवल x की वैल्यूज दे रखी होती है स्टूडेंट, देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है,
एक्स की वैल्यूज दे रखी है आपके पास 10, 11, 17, 25 एंड 7। ओके, इस प्रकार से आपको 10 की एक्स की वैल्यूज दे रखी है। उस देखिए होता क्या है कि एस डी या स्टैंडर्ड डेविएशन, या इसको सिग्मा से भी डिनोट करते हैं, हाँ सिग्मा। ओके, सिग्मा एस डी बराबर होता है स्टूडेंट, जब केवल एक्स की वैल्यूज दे रखी होती है तो एस डी बराबर होता है स्टूडेंट अंडर रूट समेशन डी स्क्वायर अपॉन एन। बस ये फॉर्मूला होता है, इसको आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मानक विचलन बराबर अंडर रूट समेशन डी स्क्वायर अपॉन एन। अब डी स्क्वायर चाहिए और एन चाहिए। देखिएगा एन तो यहाँ पे एन मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 है यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो एन बराबर तो 5 हो गया। डी स्क्वायर क्या होगा और उसका समेशन क्या होगा, राइट? तो डी होता है स्टूडेंट, डी होता है एक्स माइनस एक्स बार, एक्स माइनस एक्स बार। और एक्स बार क्या होता है? एक्स बार होता है इन गिवन डाटास का मीन, माध्य, हाँ। और एक्स बार बराबर समेशन एक्स अपॉन एन, ये हम बता चुके हैं, इसका भी हम लिंक दे देंगे। इसको भी आप स्टैटिस्टिक्स के लेक्चर पे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पे आपको मिल जाएगा कैसे निकालते हैं। माध्य निकालने का फॉर्मूला एक्स बार बराबर समेशन एक्स अपॉन एन होता है, राइट? तो समेशन एक्स मतलब इन सब का सम 10 11 17, 10 11 प्लस 17 प्लस 25 प्लस 7 बटे एन मतलब 5, इन सबको जोड़ करके आपको आंसर निकालना है। सबको जोड़ करके आंसर आ जाएगा आपका, इनको सबको जोड़ेंगे तो 70 आएगा बटे 5, और 5 एकम 5 और 2 5 को 20, तो 14 एक्स बार 14 आ गया। मतलब एक्स में से आपको एक्स बार मतलब 14 घटाना है। क्या घटाना है? 14 घटाना है। 10 में से 14 घटाओ तो माइनस का 4 बचेगा, 11 में से 14 घटाओ तो माइनस का 3 बचेगा, 17 में से 14 घटाओ तो प्लस का 3 बचेगा, और 25 में से 14 घटाओ तो 6 5 11 प्लस का 11 बचेगा, 7 में से 14 घटाओ तो माइनस का 7 बचेगा, राइट? इस प्रकार से ये आपका आ जाएगा। अब इसमें d निकल गया। अब डी स्क्वायर, क्योंकि हमें डी स्क्वायर चाहिए ना, तो डी स्क्वायर क्या होगा? इन सब का जो है डी का स्क्वायर -4 का स्क्वायर 16 होता है, -3 का स्क्वायर प्लस का 9, 3 का स्क्वायर 9, 11 का स्क्वायर 121, 7 का स्क्वायर 49, राइट? और इन सब का डी स्क्वायर जितने भी उनका सब का जितना भी सम है वो समेशन डी स्क्वायर होता है। ये 204 आ रहा है, तो इसका मतलब ये समेशन डी स्क्वायर की वैल्यू हो गई, ठीक है? इसमें वैल्यू रखिए तो समेशन डी स्क्वायर 204 हो गया अपॉन आपका एन हो गया, राइट? सॉरी, एन मतलब 5, एन मतलब 5। तो इसको आप डिवाइड करिए, 5 चौके 20, 20 जीरो लगाओ, दशमलव लगाओ, 5 8 40, तो 40.8 आपका आंसर रूट के अंदर, हाँ 40.8 आपका आंसर रूट के अंदर आ जाएगा। इस प्रकार से ये आपका आंसर हो जाएगा। इसका रूट निकालेंगे तो 6 6 36 6 पॉइंट समथिंग आएगा, 6 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है जी। दूसरा एक चीज और भी आता है स्टूडेंट की स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस निकालिए। स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब मानक विचलन, वेरिएंस मतलब प्रसरण जो होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन तो होता है सिग्मा और प्रसरण होता है सिग्मा स्क्वायर, ठीक है? सिग्मा स्क्वायर मतलब प्रसरण निकालना है तो फिर 40.8 होगा। जो मानक विचलन होता है उसका स्क्वायर ही प्रसरण होता है, इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, 40.8 आपका आंसर आ जाएगा। तो प्रसरण पूछे या मानक विचलन पूछे, दोनों आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से स्टूडेंट क्वेश्चन 25 क्वेश्चन पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 तीन पार्ट में अगर ये तीनों पार्ट आपने अच्छे से देख लिए तो न्यू पैटर्न मॉडल क्वेश्चन पेपर जो न्यू पैटर्न पे आपको इस बार आने वाला है, कोरोना की वजह से 2 मार्क्स वाले ज्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं, उसका आप भरपूर फायदा उठा सकते हैं और आपकी मैथ्स क्लियर होगी 100%। तो मौका मत छोड़िएगा, इसका फायदा उठाइए और मैथ्स की बैग क्लियर करके अच्छी जॉब में आगे जाइए। किसी स्टूडेंट को और कोई दिक्कत है किसी और पैटर्न पे या किसी और क्वेश्चन पेपर पे वीडियो लेक्चर बनाना है तो कमेंट में हमें बताएं, हम उसका भी दूसरा क्वेश्चन पेपर तैयार करके दे देंगे। थैंक यू वेरी मच।